हे गाइस, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल टीचिंग वॉरियर। मेरा नाम है दीपिका और हम करने वाले हैं सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। और मैं आपको बता दूं, शाम को 5 PM पर ये डेली ही वीडियो आती है और इसमें जो क्वेश्चन रखे जाते हैं बहुत ही यूनिक एंड अच्छे क्वेश्चन रखे जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखिएगा और साथ ही इसे प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। और जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्लीज़ उसका आंसर तो ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी पिछली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका सही आंसर किसने किया है। तो वो जो सही आंसर किया है वो है तिवारी सर ने इसका सही आंसर किया है। क्वेश्चन था कि क्लासिकल अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो वो दिया गया है पावलोव के द्वारा। ठीक है, थैंक यू तिवारी सर जो आपने सही आंसर किया है। अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन। तो आज का आपका क्वेश्चन है, गणित को समझने की जो आसक्तिता है उसे हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन ये है, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताने, तो प्लीज़ आप आंसर जरूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं हमारी आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। यानी कि हमें बताना है बेसिक एजुकेशन के बारे में। ठीक है, तो इस पर जो काम किया था वो किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो इसका जो सही होगा वो है 3। अब देखिए 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे जाकिर हुसैन साहब। ठीक है, जाकिर हुसैन जी इसके चेयरमैन थे। और ये जो बेसिक एजुकेशन का जो प्लान लेकर आए थे ये लेकर आए थे गांधी जी। ठीक है, अब ये भी पूछा जाता है कि ये जो वर्धा सम्मेलन इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, वहाँ पर ये सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया वर्धा सम्मेलन। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए और 1 से 8 तक की क्लासेस के लिए। ठीक है, और जब बात आई है गांधी जी की, तो गांधी जी से आप याद रखना कि गांधी जी का जो आश्रम है उसका नाम है सेवाग्राम। ये पूछा जाता है, प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए। इसका नाम है क्या, सेवाग्राम। और पूछा जाता है कि बेसिक एजुकेशन जो है उसका पहली बार किस में प्रकाशित हुई थी ये, तो ये थी गांधी जी की पत्रिका हरिजन पत्रिका में ये पहली बार प्रकाशित हुई थी। और गांधी जी ने जो सबसे अधिक बल दिया है वो दिया है हस्तशिल्प कला पर। ठीक है, हस्तशिल्प जो शिक्षा होती है उस पर इन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। और 3H का जो कंसेप्ट दिया है वो भी गांधी जी ने दिया है। अब 3H का मतलब क्या है, देखो, एक H का मतलब है हेड, दूसरी H का मतलब है हार्ट। ठीक है, यानी कि दिल। और तीसरी H है उसका मतलब है हैंड, यानी कि हाथ। ठीक है, ये 3H का जो कंसेप्ट दिया था किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। ये आपको याद रखना है। और गांधी जी ने बोला था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। क्या बोला था, बीमा वाला शब्द कहीं पर भी आ जाए कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा, किसने बोला, तो वो गांधी जी ने बोला। और गांधी जी ने बोला था कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और जो आपका प्राकृतिकवाद और प्रयोजनवाद जो आता है उसमें से अगर पूछा है ये किस में आते हैं, तो ये आते हैं किसमें, आदर्शवाद के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। बेसिक एजुकेशन की जब भी बात आए तो याद आनी चाहिए गांधी जी। अगर चेयरमैन पूछे जाए तो जाकिर हुसैन सर। ठीक है, और पूछा जाता है कि ये अप्लाई कब हुआ था, तो ये हुआ था 1938 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी ये भी देख लो। देखो, इसमें जो आया है राधाकृष्णन से आपको याद रखना है राधाकृष्णन आयोग, जो कि आया था 1948 में। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए था। और आपको याद रखना है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये कौन थे, ये हमारे जो स्वतंत्र भारत है उसके पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाउज ऑफ फेज की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, क्लाउज ऑफ फेज के बारे में पूछा गया है। तो ये अवधारणा की एक इकाई है, मतलब ये किसकी इकाई है हमें ये बताना है। तो क्लाउज ऑफ फेज जो इकाई है वो है भाषा की, यानी कि इसका जो सही होगा वो है 3। अब जब भाषा की बात आती है तो पेडागोजी में आपको जो याद रखना है या फिर जो आपको साइकोलॉजी में याद रखने, वो आप 2 नाम याद रख लीजिए। पहला है प्याजे का। ठीक है, प्याजे ने बोला है कि बच्चों के अंदर पहले विचार आते हैं, उसके बाद उनके अंदर भाषा आती है। ठीक है, ये किसने बोला, ये प्याजे ने बोला है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो वायोगस्की हैं उन्होंने बोला है कि पहले भाषा आती है देन विचार। वायोगस्की ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला है, भाषा और विचार पैरेलल चलते हैं, ऐसा बोला है वायोगस्की ने। ठीक है, ये दूसरा नाम आपको वायोगस्की का याद रखना है। नेक्स्ट,
छात्र के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रयुक्त है। अब यहाँ बात आई है संचार प्रक्रिया यानी कि कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए। तो ये सबसे अच्छा होगा व्यवस्थित अवलोकन, ठीक है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। तो इसका जो सही है वो है सेकंड। नेक्स्ट, मानव में जीन इनमें स्थित होते हैं। अब हमें बताना है कि जो मानव है उसमें जो जीन होते हैं वो किस में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ से आप याद रख लीजिए, ये उपस्थित होते हैं गुणसूत्र में, ठीक है, क्रोमोसोम में, ठीक है। अब गुणसूत्र की बात आई है तो गुणसूत्र कितने होते हैं, टोटल गुणसूत्र होते हैं 46। अगर पूछे जाए कि पेयर में यानी कि जोड़े में कितने होते हैं तो वो होते हैं 23। और 23 में से याद रख लेना ये 22 + 1, ठीक है। ये जो 22 होते हैं ये दोनों में यानी कि जो स्त्री और पुरुष दोनों में ही समान होते हैं, जिनको हम बोलते हैं काय गुणसूत्र। यानी कि ये बॉडी के जो निर्माण होता है वो करते हैं, बॉडी का निर्माण कौन करते हैं, 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो करते हैं। और एक जो गुणसूत्र होता है ये स्त्री और पुरुष में अलग होता है, जिसे हम कहते हैं लिंग गुणसूत्र। अब जो गर्ल है उसमें होते हैं XX और बॉय है, ठीक है, बॉय उसमें होते हैं XY गुणसूत्र, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो कौन सा है, D यानी कि क्रोमोसोम। नेक्स्ट, छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक डैश में अधिक सक्षम होते हैं। अब हमें बताना है कि जब छोटी कक्षा में शिक्षक पढ़ाता है तो किस चीज़ में वो सक्षम होता है, ठीक है। तो वो देखो, एक जब भी हम छोटी कक्षा में पढ़ाएं तो हमें हमेशा जो याद रखना चाहिए, छोटी हो या बड़ी, हमेशा जो याद रखना चाहिए वो है इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। जो भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चों के अंदर कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, एक बच्चे की दूसरे बच्चे से अलग रुचियां भी होती हैं, बच्चे किसी न किसी तरीके से हमेशा एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है, वो कभी भी समान नहीं हो सकते हैं। इस बात का हमेशा हमें याद रखना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो थर्ड में दिया है कि छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेद यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनके अनुकूल निर्देशन देने में, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही बात है 3 यानी कि इंडिविजुअल जो डिफरेंसिबिलिटी है बच्चों में वो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3। नेक्स्ट, एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह निम्न की तरफ संकेत करता है। अब हमें बताना है कि जब बच्चा ऊब रहा है किसी भी काम को, किसी भी एक काम में, तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि हम उस काम को बहुत बार कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से उसे बार बार दोहराया जा रहा है। जब हमारे सामने कोई काम बार बार एक ही चीज़ दोहराई जाए तो हम उससे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही होगा वो है सेकेंड। हाँ देखो, कार्य यांत्रिक रूप से दोहराया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश में अधिगम के साथ अधिक चिंतित होते हैं, किसके साथ। अब देखो यहाँ पे सीधी सी बात आई है, शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा से। अब जब हम शिक्षा देंगे तो अनौपचारिक होगी नहीं, ठीक है। देखो अनौपचारिक शिक्षा होती है, लेकिन यहाँ पे शैक्षणिक बात की गई है तो हमेशा ये कैसी रहेगी, फॉर्मल यानी कि औपचारिक। जो भी हम काम करते हैं, जैसे कि अब जो हम ये शिक्षा विधि यूज़ करते हैं वो अनौपचारिक रूप से तो नहीं करते हैं ना, वो हमेशा कैसे करते हैं, औपचारिक रूप से करते हैं, क्लास में करनी होती हैं, ठीक है, विद्यालय में। तो इसमें जो सही होगा वो कौन सा होगा, वो है ए यानी कि फॉर्मल इन्वायरमेंट। अब हमें जो शिक्षा देनी है उसके लिए हमें बनाना है एक वातावरण। जब हमें फॉर्मल एजुकेशन देनी है बच्चों को तो फॉर्मल वातावरण उसके लिए बनाना होगा, ठीक है। तो इसका सही है ए। नेक्स्ट, विशेष जरूरतमंद वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है, तो वो शिक्षा होती है अक्षम व्यक्तियों को दी जाने वाली, ठीक है। यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है ए। अब देखिए यहाँ पे बात आई है शिक्षा की, तो शिक्षा से कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, जैसे कि पहला आप नाम याद रखना, जॉन डीवी, जॉन ड्यूवी, ठीक है। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बोला है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बोला है, तो वो बोला है जॉन ड्यूवी ने, जिसमें एक ध्रुव होता है शिक्षक, दूसरा होता है शिक्षार्थी और तीसरा होता है उसका पाठ्यक्रम, ठीक है। और द्विध्रुवीय अगर प्रक्रिया पूछा जाए तो वो है एडम्स। कौन, एडम्स, ठीक है। इन्होंने द्विध्रुवीय प्रक्रिया बोला है, यानी कि शिक्षक और शिक्षार्थी। और ये जो शिक्षा होती है
इसमें से एक आपसे शिक्षा पूछी जाती है औपचारिक। तो जो औपचारिक शिक्षा होती है वो संकुचित शिक्षा होती है, और अनौपचारिक अगर पूछी जाए तो वो होती है व्यापारिक, यानी व्यापक, सॉरी व्यापारिक नहीं, ये एक व्यापक शिक्षा होती है, ठीक है। और निरौपचारिक का मतलब है दूरस्थ शिक्षा से, ठीक है। और एक शिक्षा होती है सह शिक्षा, सह शिक्षा। सह शिक्षा का मतलब है कि गर्ल और बॉय दोनों को ही जब हम साथ में पढ़ाते हैं, यानी कि एक ही छत के नीचे अगर हम दोनों को शिक्षा देते हैं एक ही क्लास में बैठाकर, तो इसे हम कह देते हैं सह शिक्षा। और समावेशी शिक्षा यानी कि इसमें प्रत्येक, यानी किसी भी प्रकार के बालक हो, सभी प्रकार के बालकों को जो शिक्षा दी जाती है वो समावेशी शिक्षा में दी जाती है। इसमें हम किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ठीक है। सभी के लिए समान शिक्षा होती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत दक्ष शिक्षा दी जाती है। कौन सी? दक्ष शिक्षा, दक्ष, इसे हम दक्षता भी कहते हैं, यानी दक्षता हेतु जो शिक्षा दे दी जाती है उसे हम कह देते हैं दक्ष शिक्षा, यानी किसी एक विशिष्ट क्षेत्र में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट, बुद्धि के स्टैनफोर्ड विने स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया। तो ये प्रकाशित किया गया था 1916 में। अब यहाँ बात आई है बुद्धि की, ठीक है। तो बुद्धि से आपको याद रखना है कि जो बुद्धि शब्द है वो पहली बार यूज़ किया था गाल्टन ने, ठीक है, 1885 में पहली बार जो शब्द यूज़ किया गया था बुद्धि, वो किया था गाल्टन ने। और बुद्धि को एक क्या बताया था? अमूर्त संप्रत्यय बताया था इन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है उसके, यानी स्टैनफोर्ड बीने स्केल से। तो ये है बुद्धि मापन के लिए, ठीक है। और ये जो बनाई थी, ये बनाई थी टर्मन ने। क्या नाम था? टर्मन, ठीक है। टर्मन बनाई थी कब? 1916 में से प्रकाशित किया था। और आपको ये भी याद रखना है कि टर्मन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सही फॉर्मूला दिया था, जो था मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। ये जो सूत्र दिया था किसने दिया था? ये दिया था टर्मन ने। और आपको याद रखना है कि जो ये 1916 में ये आया था स्टैनफोर्ड बीने स्केल, ये एक संशोधित था। जो परीक्षण था ये एक संशोधित था। किसका था? ये था बीने साइमन परीक्षण का संशोधित रूप, ठीक है, जो कि एक सफल रूप में संशोधित माना जाता है, संशोधित था ये। और जो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण आया था, ये आया था 1905 में। किसने किया था? ये बीने ने ही किया था, ठीक है। और इसमें जो पहला संशोधन हुआ था ये हुआ था 1908 में। और 1908 से आपको याद रखना है 1908 में मानसिक बुद्धि का जो प्रत्यय दिया था वो किसने दिया था? बीने ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकल्पित प्रयोजनवाद इनके द्वारा प्रतिपादित है। तो जो ये प्रकल्पित प्रयोजनवाद है ये दिया था एडलर ने, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि एक होता है प्रयोजनवाद, फिर होता है आदर्शवाद, और होता है प्राकृतिकवाद, ठीक है। अब जो ये प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद, तो इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है प्रकल्पित, ठीक है। ये दिया था एडलर ने। और जो प्रयोजनवाद है ये बल देता है समाज पर और उपयोगिता पर, यानी कि व्यक्ति कितना सामाजिक है, यानी समाज के वो किस तरीके से काम करता है। और दूसरी बात ये देखता है कि वो कितना उपयोगी है, यानी कि वो किस तरीके से काम करता है समाज के लिए ही, ठीक है, उस पर सबसे अधिक बल देता है ये। और जो आदर्शवाद है वो विचारों पर बल देता है, वो भगवान से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आदर्शवाद में आ जाएंगी। अब आदर्शवाद, ये शब्द पूछा जाता है कि आदर्शवाद शब्द कहाँ से निकल के आया? तो प्लूटो थे, उनकी बुक थी एक द थ्योरी ऑफ आइडिया, वहाँ से निकला है आइडियलिज्म, ठीक है, वहाँ से आया आदर्शवाद। और अगर आदर्शवाद के आपसे पूछ दिए जाएं कि जनक कौन है, जैसे कि इसमें ही पूछ दिया प्रयोजनवाद के, तो आदर्शवाद के हैं हेजन, ठीक है, आदर्शवाद के हैं हेजन। और अगर प्रकृतिवाद के पूछ दिए जाएं तो याद रखना है क्या? रूसो, ठीक है, रूसो। नेक्स्ट, तर्कसंगत भावात्मक व्यवहार थेरेपी निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित की है? ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है? तर्क संगत। तो ये प्रतिपादित की है
तो ये दी है अल्बर्ट एलिस ने, ठीक है। इनका नाम याद रखना, तर्क संगत की जब बात आई। अब यहाँ पे जो नाम दिया है कार्ल जुंग, ठीक है, कार्ल युंग ने बताए हैं व्यक्तित्व के प्रकार, और इसमें जो नाम आया है कार्ल रोजर्स। इनसे याद रखना, इन्होंने भी एक थेरेपी दी है जिसे हम कहते हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। क्या बोलते हैं? पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। पर्सन सेंटर्ड जो थेरेपी दी है वो दी है कार्ल रोजर ने। और कार्ल रोजर जो थे, इन्होंने 3 कंसेप्ट और भी दिए हैं। इन्होंने बोला है, एक दिया है सेल्फ इमेज का, ठीक है, सेल्फ इमेज, और इन्होंने सेल्फ स्टीम का भी दिया है, सेल्फ स्टीम का, और दिया है आइडियल स्टीम का, ठीक है, आइडियल सेल्फ का। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का संकेत है? तो शिक्षा की गुणवत्ता का जो संकेत होता है वो है विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर, ठीक है, अचीवमेंट लेवल। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिकारीवाद शिक्षण शैली के साथ पहचाना जाता है? तो ये पहचाना जाता है प्रत्यक्ष निर्देश शिक्षक, ठीक है, यानी कि इसका जो सही हो जाएगा वो है डी। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? पावलोव। और ये कहाँ के थे? ये थे रशिया के, रूस के, ठीक है। और जब भी पावलोव का नाम आए तो आपको याद रखना है 1904 में इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने पाचन क्रिया पर काम किया था। और ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये थे एक शरीर शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक। तो इसका जो सही हो जाएगा वो है दूसरा, यानी कि पावलोव। और पावलोव ने प्रयोग किस पर किए थे? इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी सही हम कहते हैं। नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया अल्पकालिक स्मृति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो इसके ऑप्शन है कि ये सीमित क्षमता की होती है। तो हाँ, ये सही बात है। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ये एक सीमित क्षमता की होती है, ठीक है। और ये इसमें कुल हम 18 सेकेंड तक चीज़ों को याद रख सकते हैं, यानी कि 18 सेकेंड में कुल कितने 5 से 9 आइटम याद कर सकते हैं हम लोग। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है, ए। दूसरा है कि सूचना का संक्षिप्त भंडारण, तो ये भी सही है। फिर असीमित, तो देखिए यहाँ पे पहले ही हमने जब इसे सीमित कर दिया तो असीमित हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया। फिर है कि 20 सेकेंड से कम भंडारण की अवधि होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 18 सेकेंड के समथिंग कुछ होती है। तो इसका जो सही हो जाएगा, यानी कि तीसरा गलत करने के बाद जो सही होगा वो है डी, ठीक है, यानी कि 1, 2 और 4। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए।